नमस्कार। आज हम सर छोटू राम जी के जीवन और उनके कामों को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास उनकी जीवनी है, कुछ लेख हैं, कुछ विश्लेषण भी हैं और इनके आधार पर हम ये देखेंगे कि जो संयुक्त पंजाब था और पूरा उत्तर भारत, वहाँ के किसानों, मजदूरों मतलब जो शोषित वर्ग था, उनके लिए उनका काम कितना मायने रखता था और क्यों आज भी इतने सालों बाद भी उनकी विरासत प्रासंगिक है। जी बिल्कुल। और ये बात भी काफी दिलचस्प है जो आपने कही हाँ कि उन्हें हिंदू दीनबंधु कहते थे हाँ और मुसलमान रहबरे आजम। हाँ, ये वाकई में सोचने वाली बात है कि एक ही व्यक्ति कैसे दो इतने अलग अलग समुदायों में इतना गहरा सम्मान पा सकता था। सही बात है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। उनके बचपन की एक कहानी अक्सर सुनने को मिलती है, आपने भी सुनी होगी। जी, पिता के अपमान वाली, साहूकार वाली। हाँ वही। कहते हैं कि पिता का साहूकार ने अपमान किया था और बस वही घटना थी जिसने बालक राम रिचपाल, जो बाद में छोटू राम बने, उनके मन में वो एक तरह की चिंगारी जला दी। बिल्कुल। गरीबी तो थी ही, मुश्किलें भी बहुत थीं, लेकिन उसके बावजूद देखिए दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ना, फिर कानून की डिग्री लेना, ये आसान नहीं था उस जमाने में। सही कहा। और शायद इसीलिए क्योंकि उन्होंने वो सब खुद देखा था, भोगा था। किसानों और मजदूरों की जो हालत थी, जो बेबसी थी, उसे बहुत करीब से महसूस किया था उन्होंने। और वो शायद इसी नतीजे पर पहुंचे कि भाई अगर इस शोषण से, इस जाल से निकलना है तो दो ही रास्ते हैं, एक तो पढ़ना लिखना, शिक्षा, और दूसरा मिलकर आवाज उठाना, संगठित होना। और इसी सोच को मतलब आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 1916 में जाट गज़ेट शुरू किया, एक उर्दू साप्ताहिक। जी। और जैसा आपने कहा, वो सिर्फ एक अखबार नहीं था, वो तो किसानों को जगाने का, उनको उनके हक बताने का, और जो साहूकार थे उनके शोषण के खिलाफ एक मंच बन गया था। बिल्कुल। उनके लेख जैसे वो बेचारा जमींदार, वो बहुत असरदार थे। सीधी सरल भाषा में लिखते थे जो आम किसान को समझ आए। हाँ जाहिर है। और पत्रकारिता तो थी ही, साथ में उनका जो राजनीतिक सफर है वो भी उतना ही अहम है। 1923 में उन्होंने सर फजल हुसैन के साथ मिलकर नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी बनाई। अच्छा, यूनियनिस्ट पार्टी। जी। और इसकी खास बात यह थी कि ये पार्टी मजहब या जाति के आधार पर नहीं बनी थी। इसका मुख्य मकसद ही था किसानों और मजदूरों का कल्याण। उस वक्त के हिसाब से ये बड़ी बात थी। हाँ ये तो है। फिर वो मंत्री भी बने, और मंत्री बनने के बाद उन्होंने इस ताकत का इस्तेमाल किया उन कानूनों को पास करवाने में जिन्होंने सच में हालात बदले। हाँ ये कानून, इन पे थोड़ी और बात करते हैं। ये कौन से कानून थे और इनका किसानों पर क्या असर पड़ा? क्या ये वाकई जमीन पर बदलाव लाए? देखिए, इन्हें क्रांतिकारी कहना मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा, क्योंकि ये एक पूरी सोची समझी रणनीति का हिस्सा थे। अच्छा। सबसे पहले तो उन्होंने उस चीज पर वार किया जो किसानों की कमर तोड़ रही थी, कर्ज का बोझ। हाँ वो तो सबसे बड़ी समस्या थी। बिल्कुल। तो इसके लिए वो लाए पंजाब रिलीफ इंडेप्टेडनेस एक्ट 1934। इसमें एक नियम था, दाम दुपट्टा। मतलब अगर आपने कर्ज का दोगुना पैसा लौटा दिया है ब्याज मिलाकर, तो आपका कर्ज खत्म माना जाएगा। अच्छा, यानी सूद की कोई सीमा तय कर दी। हाँ, एक तरह से। इससे जो सूदखोरों का अंतहीन जाल था, उससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली। फिर दूसरा कदम था उपज का सही दाम, मंडियों वाला। बिल्कुल, कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम 1938। इससे व्यवस्थित मंडियां बनी, नियम बने। जो आड़ती अपनी मर्जी से कटौती कर लेते थे उस पर रोक लगी। किसानों को उनकी फसल का कुछ तो वाजिब दाम मिलने लगा। ये भी बहुत जरूरी था। फिर एक और बड़ा कानून था, गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी एक्ट 1938। सोचिए, सालों से, पीढ़ियों से जो जमीनें साहूकारों के पास गिरवी पड़ी थीं, वो किसानों को वापस मिल गईं, बिना कोई पैसा दिए। ये तो कमाल है। हाँ, और साहूकारों पर लगाम कसने के लिए साहूकार पंजीकरण एक्ट 1938 भी आया। अब बिना लाइसेंस के कोई कर्ज नहीं दे सकता था। ये गैर कानूनी हो गया। मतलब चारों तरफ से घेराबंदी की, साहूकारी व्यवस्था की। जी। और सिर्फ किसानी नहीं, मजदूरों के बारे में भी सोचा। व्यवसाय श्रमिक अधिनियम 1940 आया। इससे मजदूरों के काम के घंटे तय हुए, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिली, बाल मजदूरी पर रोक लगी। तो ये तो कर्ज से राहत, उपज का सही दाम, जमीन की वापसी, साहूकारों पर लगाम, मजदूरों के अधिकार, ये तो सच में एक पूरा पैकेज था। बिल्कुल, एक के बाद एक कदम उठाए गए जिनसे पूरी व्यवस्था को चुनौती मिली। लेकिन खेती के लिए पानी भी तो उतना ही जरूरी है।
सिंचाई पर भी कुछ सोचा था उन्होंने? वो भाखड़ा बांध का जिक्र आता है कहीं कहीं। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जमीन बचाना और उसे सींचना दोनों जरूरी थे। भाखड़ा बांध परियोजना की जो कल्पना है और उसके लिए बिलासपुर के राजा के साथ समझौता करना, ये उनकी दूरदृष्टि दिखाता है। वो जानते थे कि पानी के बिना खेती का, किसान के भविष्य का कोई मतलब नहीं है, और इसी बांध ने तो आगे चलकर पंजाब और हरियाणा में, जिसे हम हरित क्रांति कहते हैं, उसकी नींव रखी। तो एक तरफ ये किसानों मजदूरों के हक की लड़ाई, दूसरी तरफ भविष्य की जरूरतें जैसे सिंचाई। लेकिन उनका जो राजनीतिक कद था वो सिर्फ इन मुद्दों तक ही सीमित नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देश की एकता और विभाजन पर भी उनके विचार बहुत साफ और मुखर थे, जैसा हमें स्रोतों से पता चलता है। हाँ, वो मजहब के नाम पर देश को बांटने के सख्त खिलाफ थे। मोहम्मद अली जिन्ना की जो पाकिस्तान की मांग थी, उसका उन्होंने डटकर विरोध किया। अच्छा। यहां तक कि उन्होंने गांधी जी को चिट्ठी भी लिखी थी, आगाह करते हुए कि ये बंटवारा देश के लिए बहुत घातक होगा, आत्मघाती होगा। उनका मानना था कि भाई हिंदू मुसलमान तो सदियों से साथ रहते आए हैं, ये देश एक है, एक राष्ट्र है। उनका वो मशहूर वाक्य है ना, पाकिस्तान मेरी लाश पर ही बनेगा। जी। ये दिखाता है कि वो कितनी शिद्दत से विभाजन के खिलाफ थे। वो आखिर तक कोशिश करते रहे कि देश एक रहे। तो मतलब उनकी सोच बहुत साफ थी। किसान और मजदूर को उसका हक दिलाना है, उसे पढ़ाना लिखाना है, उसमें आत्मसम्मान जगाना है। वो कहते भी थे कि किसान को 2 बातें सीखनी पड़ेंगी। हाँ, अपना दुश्मन पहचानना और बोलना सीखना। बिल्कुल। तो अगर हम सार देखें तो सर छोटूराम एक वकील भी थे, पत्रकार भी, समाज सुधारक भी, और एक ऐसे नेता, एक ऐसे राजनेता जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा वजूद ही किसानों और जो दबे कुचले लोग थे उनकी बेहतरी के लिए लगा दिया। सही बात है। उनके बनाए कानून, उनकी जगाई हुई चेतना, वो आज भी एक तरह से प्रेरणा देती है। जी। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल शायद छोड़ा जा सकता है। हाँ, जरूर। सर छोटूराम ने कहा था, किसान अपने दुश्मन को पहचान और बोलना सीख। आज का जो वक्त है, खेती किसानी के सामने नई चुनौतियां हैं, हालात बदल गए हैं। तो आज के संदर्भ में उनके इस संदेश का क्या मतलब है? ये कितना प्रासंगिक है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर हमें सोचना चाहिए।